देखो इंटेग्रल इक्वेशन का मीनिंग होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंटीग्रेशन के अंदर कोई अननोन फंक्शन हो जिसका आपको आंसर निकालना हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंटीग्रेशन के अंदर कोई ऐसा फंक्शन है, एक अननोन फंक्शन है जिसका आपको आंसर निकालना है। तो मोस्ट जो जर्नल टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन होती है ये वाली है, सबसे जर्नल टाइप की वाली इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? एच एक्स इंटू यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन की लिमिट है नीचे तो फिक्स हो गया ए, ऊपर है सम फंक्शन ऑफ एक्स, बी ऑफ एक्स मतलब कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, इनटू जो ये अंदर है आपके इंटीग्रेशन में के एक्स एक्स आई यू एक्स आई डी एक्स आई। ये एक्स आई हो गया वेरिएबल एक तरीके से जिसके विद रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, एक पैरामीटर है। तो यहाँ पे ये आपको ऑलरेडी नोन होगा, ये गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा। जो अननोन है वो u है, दोनों जगह पे u है ना, ये अननोन है। तो हमें ux की वैल्यू बेसिकली निकालनी होगी ऐसी जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो अननोन फंक्शन है जिसका हमें आंसर निकालना है वो इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है। तो ये कैसी इक्वेशन बन गई? इंटीग्रल इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन जो हमें निकालना है वो इंटीग्रेशन के अंदर भी दिखे हमें। तो यही लिखा हुआ हमने, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज वन इन विच फंक्शन टू बी डिटरमाइंड अपीयर्स अंडर द इंटीग्रल साइन। ठीक है, अब इसमें जो ये k है ना, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया के एक्स एक्साई, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी, एक नॉन फंक्शन है ये। इसको हम एक स्पेशल नाम से बोलते हैं कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। कर्नल की हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज रही हैं। कर्नल एक आपने लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा कभी, ठीक है, ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा होगा। तो हर जगह पे कर्नल की एक अपनी इंपॉर्टेंस रही है। ऐसे इंटीग्रल इक्वेशन में भी इसको स्पेशल नाम दिया गया कर्नल, और इसके आप आगे जाके कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट इतना ध्यान रखो कि एक सबसे जर्नल टाइप की जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो कौन सी है आपके पास, ये वाली। इस इक्वेशन को माइंड में सेट कर लो जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है। क्या इक्वेशन है आपके पास? एच एक्स इंटू यू एक्स, एच नॉन है, इंटू में जो यू एक्स है वो अननोन है, एक अननोन फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, इज इक्वल टू में एफ एक्स। देखो जो एफ एक्स है इसको हम नॉन होमोजीनियस पार्ट बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस पार्ट। ठीक है, फंक्शन में एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ये। फिर प्लस इंटीग्रेशन का साइन, ए से बी एक्स लिमिट है, ए तो हो गया फिक्स्ड कॉन्स्टेंट और बी एक्स क्या, सम फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स क्यूब, एनीथिंग इन एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, कुछ भी हो सकता है। के एक्स एक्स आई इंटू यू एक्स आई डी एक्स आई, मतलब कर्नल इंटू में अननोन फंक्शन जिसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो रहा है वो, सभी वैल्यू एक्स के लिए। तो इस जो आपके पास इक्वेशन है, दिस इज अ वेरी जर्नल काइंड ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सिर्फ दो ही पार्टिकुलर टाइप इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ये तो जर्नल इक्वेशन हो गई, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही टाइप की इक्वेशन है। एक तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है और एक फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन है। तो जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ना वो ऊपर एक्स हो जाए, फिक्स हो गया, जो बी फंक्शन ऑफ एक्स है ना ये एक्स ही हो जाए, मतलब ऊपर वाली जो लिमिट है, लोअर तो पहले ही फिक्स थी ए, अब हमने अपर लिमिट को भी फिक्स कर दिया और क्या फिक्स कर दिया, एक्स फिक्स किया। एक्स क्या एक वेरिएबल है, ये भी एक्स हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब या फिर साइन एक्स कोस एक्स ये कुछ नहीं आएगा। अब हमने बी एक्स को फिक्स कर दिया क्या, एक्स। तो जब आपका बी एक्स एक्स बन जाता है तो ये जर्नल इक्वेशन जो थी आपकी क्या बन जाएगी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की होती है, देखो एच एक्स इंटू यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए टू एक्स आ जाएगा, बस अब ए टू एक्स के एक्स एक्स आई यू एक्स आई डी एक्स आई। ठीक है, तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में क्या हो जाता है, बी एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाता है। अब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को ही आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं, फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड। ठीक है, तो फर्स्ट काइंड का मीनिंग क्या है, फर्स्ट काइंड का मीनिंग है जब हम एच एक्स को जीरो कर दें। देखो मैं एच एक्स को अगर जीरो पुट कर दूं ये पूरा जीरो हो जाएगा, एफ एक्स इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टू एक्स के एक्स एक्स आई यू एक्स आई डी एक्स आई। तो जो ये आपके पास इक्वेशन आई है इसको हम बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड की इक्वेशन का मीनिंग है कि एक बार अननोन आए। अब देखो इसमें एक ही बार अननोन आ रहा है, यू पहले तो दो बार आ रहा था, अब एक ही बार आ रहा है। और एक बार कब आया, जब मैंने इसके साथ वाले को जीरो कर दिया, क्योंकि ये तो एक
नॉन है ना फंक्शन, तो जब ये नॉन में जीरो हो जाए तब एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ऐसे ही जब आप एच एक्स की वैल्यू को 1 कर दोगे, देखो जब हम 1 करेंगे तो यहाँ यू एक्स बच जाएगा सिर्फ एफ एक्स प्लस आगे सारा सेम। अब इसमें क्या है, 2 बार u है तो हम इसको कह देंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, ये सेकेंड काइंड की बन गई है। और मैंने आपको जैसे बताया था ये होमोजीनियस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, नॉन होमोजीनियस बना रहा है इक्वेशन को। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए एफ एक्स की तो क्या बचेगा, अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू 0 कर दूं तो सिर्फ इतना ही बचेगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि हमने नॉन होमोजीनियस पार्ट को अब हटा दिया, अब हमने एफ एक्स को 0 कर दिया, तो दिस इज होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ आएगा एक्स ए टू एक्स, ठीक है। तो आपने कुछ स्पेशल टाइप की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन अब आपने पढ़ ली है। कौन कौन सी पढ़ी अभी तक, एक तो जब आपने उसके लिमिट बिल्कुल x तो कर ही दी लेकिन उसमें एच एक्स को 0 लिया तो बन गई फर्स्ट काइंड, और जब आपने एच एक्स को 1 लिया तो बन गई सेकेंड काइंड, और जब आपने एफ एक्स को ही 0 कर दिया, होमोजीनियस वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल नॉन होमोजीनियस वाला खत्म हो गया पार्ट, तो वो क्या बन गई, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके बाद देखो जब हम इंटीग्रल इक्वेशन ले रहे हैं और आपको पता है इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन, ये तो आप सभी पढ़ के आए 11th-12th में कि इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें भी पता है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे हर इंटीग्रल इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट कन्वर्ट करते हुए हमें कुछ फॉर्मूलेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो जिसमें से सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका जो रहेगा वो रहेगा लेबनीज रूल। लेबनीज रूल करता क्या है, डिफरेंशिएशन निकालता है किसी भी इंटीग्रल वाले का। कई बार क्या होता है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में एक फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन का इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई है लेकिन लिमिट एक्स के अंदर दे रखी है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। अब आप ऐसे नहीं कर सकते डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन से कैंसिल कर दोगे, वो कब होता था, जिसके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसी के विद रिस्पेक्ट अगर इंटीग्रेशन दे रखा होता तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर देते, लेकिन अब यहाँ पे उसके विद रिस्पेक्ट नहीं है, जो आपका डिफरेंशिएशन है वो अलग पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट है और जो इंटीग्रेशन है वो किसी और के विद रिस्पेक्ट है। तो इस केस में आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आपको करना क्या, एक लेबनीज रूल होता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। क्या करता है वो फॉर्मूला, कैसे ओपन होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी एज इट इज। देखो हमने ये इंटीग्रेशन वही के वही रखा है, सिर्फ हम अंदर वाले का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करने लग गए। प्लस फिर क्या करना है, आपको एक बार अपर लिमिट पुट करनी है इसके अंदर। देखो अपर लिमिट पुट करेंगे एफ के अंदर, एफ एक्स एक्स आई की जगह पे, एक्स आई की जगह पे क्या आ जाएगा, बी एक्स, तो एफ एक्स बी एक्स। फिर इधर भी एक्स आई की जगह पे पुट करो, एक्स आई की जगह पे बी एक्स पुट करोगे, डी बीटा एक्स बाय डी एक्स, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट पुट करो, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे एफ एक्स अल्फा एक्स डी अल्फा बाय डी एक्स। समझ आया ये लेबनीज रूल क्या है, किसी को प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, आप बता देना। इसका हम बहुत बार यूज करेंगे अभी आगे, जब भी हमें इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल वाली में कन्वर्ट करनी होगी या फिर डिफरेंशिएशन वाली को इंटीग्रल में कन्वर्ट करनी होगी तो लेबनीज रूल आपको रिक्वायर्ड होगा। लेबनीज रूल में करते क्या है, हम जब भी इंटीग्रेशन वाले का डिफरेंशिएशन करना, और इंटीग्रेशन किसी और के विद रिस्पेक्ट हो रहा हो लेकिन डिफरेंशिएशन आप किसी और के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो करना क्या है, सिंपली पहले अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी एज इट इज, प्लस फिर अपर लिमिट पुट कर दो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर दो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये आपके पास होता है लेबनीज रूल। अब इसी में इसने पर्टिकुलर लिया हुआ है वोल्टेरा वाला काम। वोल्टेरा में क्या होता है, लोअर लिमिट ए होती है, अपर लिमिट एक्स होती है। तो अब अगर हम इसको पुट करके देखें तो क्या होगा आपका, देखो ये अंदर वाला फंक्शन है, इसका पहले एक्स के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डेरिवेटिव करें तो सिर्फ इसका होगा, क्योंकि ये तो एक्स का फंक्शन है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। प्लस अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट अगर हम पुट करें एक्स तो ये बन जाएगा के एक्स एक्स यू एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेटिव करना, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे ए पुट करूंगी के एक्स ए डी
यहाँ क्या आ जाएगा a बाय dx, यही बनेगा लोअर लिमिट। बट इस लोअर लिमिट में देखो आप कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव करोगे वो जीरो हो जाएगा ना, इसलिए इसने ये चीज लिखी नहीं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो इसीलिए ये पूरी टर्म जीरो होने के कारण इसने लिखी ही नहीं, इसने सिर्फ x वाली लिखी है। तो जब भी कांस्टेंट वाली लिमिट हो तो सिंपली अंदर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा, कांस्टेंट लिमिट का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाता है, तो वो वाली पार्ट आता ही नहीं आपको। ठीक है, तो वोल्टेरा के केस में आपका जो डिफरेंशिएशन का रूल है वो ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा लेबनिज रूल। इसी के साथ साथ एक फॉर्मूला और काफी आपका यूज होगा, वो फॉर्मूला है ये वाला। कई बार देखो क्या होगा, हमारा मान लो डबल डेरिवेटिव में कोई इक्वेशन है और मैंने कहा इसको इंटेग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। अब आप इसको इंटेग्रल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन सॉरी, पहले एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो एक डेरिवेटिव खत्म होगा, फिर आप दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो अगला डेरिवेटिव खत्म होगा, डबल डेरिवेटिव है ना, तो दो बार इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो फाइनल आंसर में डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा इस साइड तो। लेकिन हमारी इंटेग्रल इक्वेशन क्या होती थी, ये थी जर्नल फॉर्म इंटेग्रल इक्वेशन की। जर्नल फॉर्म में तो एक ही बार इंटीग्रेशन आता था, तो हमारा इतनी बार जो इंटीग्रेशन आ रहा है उसको हमने सिंगल इंटीग्रल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो हमारी बेसिक जो इंटेग्रल इक्वेशन है वो सिंगल इंटीग्रेशन के अंदर होती है। ठीक है, तो हमारे पास उसके लिए भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए कि जो मल्टीपल इंटीग्रल्स को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दे। तो हमारे पास उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है जिसमें आपके पास ये मल्टीपल इंटीग्रल कई बार आ जाते हैं। एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट जो भी है, फिर सेकंड वाले की लिमिट लग जाएगी, फिर लास्ट वाले की, इस तरीके से चलते चलते। तो इंटीग्रेशन कैसे ओपन होगा, देखो आपने जितनी बार इंटीग्रेशन की, कितनी बार इंटीग्रेशन किया बता सकते हो, ये कितनी बार इंटीग्रेशन है बताओ, एनीवन? n टाइम्स मैम। n टाइम्स, यस, वेरी गुड। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, एक दो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, यहां तक पहुंचते पहुंचते ही n-1 हो गए, ये n-1 हो गए, और एक ये वाला, तो टोटल हो गए n-1 + 1 n टाइम इंटीग्रेशन है। तो जब भी n टाइम इंटीग्रेशन को आपको सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करोगे, n टाइम वाले को 1/n-1 फैक्टोरियल आएगा, एक कम, और x माइनस एक्साई की पावर n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी फंक्शन का। ये सेम फंक्शन है, अगर यहाँ पे कैपिटल ले रहे हो तो यहाँ पे भी कैपिटल ही लो, इन्होंने गलती से लिख दिया है, अगर यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे वही सेम ही फंक्शन है। तो करना क्या है बेसिकली हमें, अगर हम मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएगा x माइनस एक्साई की पावर n-1 और बाहर भी n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और लिमिट वही आ जाएगी a to x जो आपकी होती है वोल्टेरा में। ठीक है, एक्चुअली में इसका प्रूफ कई बार एग्जाम में आ जाता है प्रूफ करने के लिए, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार कि कैसे ये सब आपका हो रहा है, इसके अंदर कैसे मल्टीपल वाला सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है। इजी सा प्रूफ है, कोई टिपिकल नहीं है, इतना ध्यान से देखना। हम पहले क्या करें, देखो हमें इस पूरे को इसके इक्वल दिखाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको लेट करके चल रही हूँ, मैं इसको लेट करके अगर मैं इस पूरे को फिर उसके इक्वल दिखा दूं तो मेरा आंसर प्रूव हो जाएगा। तो इसको हमने लेट कर लिया INX से, लेट इफ INX इज इक्वल टू a to x, x माइनस एक्साई के n-1 f ऑफ एक्साई dxi। ठीक है, अब इसमें अगर आप a पुट करोगे, देखो x जगह a पुट करूंगे तो यहाँ पे भी a से a लिमिट हो जाएगी विच इज 0। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे n को 1 ले लूं, n को 1 लेने पे 0 बन जाएगा, 1 - 1 0, किसी की पावर 0 1, तो f ऑफ एक्साई dxi आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहीं से प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। देखो अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूं, अगर हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करें तो लेबनीज रूल लगेगा डिफरेंशिएशन के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना लेबनीज रूल लगेगा। तो लेबनीज रूल लगा लेते हैं। इधर तो आ जाएगा di1/dx, इधर वाले का जब हम करेंगे तो पहले अंदर वाले का आप डिफरेंशिएशन करना चाहोगे। तो अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, d/dx a to x f ऑफ एक्साई dxi, यही करना है हमें। तो अभी मैंने आपको लेबनीज रूल बताया था कि पहले आप अंदर वाला ले जाओगे डिफरेंशिएशन में, f ऑफ एक्साई एक्साई है यहाँ पे। ठीक है,
फिर माइनस लगाओगे अपर लिमिट, तो जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगी तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, है ना, क्योंकि dx बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, माइनस ए वाला तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इतना ही आएगा बस जो आपको दिख रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक्साई का फंक्शन है, पूरा का पूरा एक्साई का फंक्शन, तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये भी 0 हो गया। तो सिर्फ बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट वाला पार्ट बचा है, कौन सा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारे पास इधर वाले का, जब आपने इस पर लेबनीज रूल लगाया तो आंसर सिर्फ क्या आया, एफ ऑफ एक्स आया, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो di1 बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसी तरीके से जैसे मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया है, इसी तरीके से मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करूं, फिर दोबारा, इस तरीके से करते करते एक प्रोसेस तो हम करते करते नेक्स्ट पता करें, फिर नेक्स्ट, या फिर एक हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मैं इसका डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर दूं। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हम लिखना चाहिए था डी आई एन का कर रहे हैं अब हम, ठीक है, डी एक्स के, तो डी आई एन बाय डी एक्स करो। देखो इसका जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगी तो पहले अंदर वाले का विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो अब अंदर वाले का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने पे ये एक्स की टर्म बैठी है, पहले इसका हो जाएगा n माइनस वन एक्स माइनस एक्स आई की n माइनस टू बन जाएगा, तो ये बन गया n माइनस वन एक्स माइनस एक्स आई की n माइनस टू। प्लस में जब आप अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट जब मैं पुट करूंगी तो x माइनस एक्स हो जाएगा 0, एक्स आई की जगह पे x पुट करेंगे ना अपर लिमिट, तो x माइनस एक्स हो जाएगा 0, और लोअर लिमिट तो पहले ही कांस्टेंट है इसलिए 0, तो अपर और लोअर दोनों ही 0 बनाएंगे, सिर्फ इसका अंदर वाले का हो जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, n माइनस वन एक्स माइनस एक्स आई की n माइनस टू एफ ऑफ एक्स आई डी एक्स आई। ठीक है, अब यहां से एक्चुअली में ये है क्या जो हमने ये लिखा है, अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं इसके अंदर n माइनस वन पुट कर दूं, यहाँ हो जाएगा n माइनस वन, यहाँ n माइनस टू हो जाएगा, तो ये n माइनस टू वाला ही बन जाएगा, तो इट मीन्स ये किसकी वैल्यू है, आई एन माइनस वन की, हम इसकी जगह पे आई एन माइनस वन लिख सकते हैं। तो आपको एक रिलेशन मिल गया, डी आई एन बाय डी एक्स जो है इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस वन एक्स। ठीक है, इसी तरीके से आप दोबारा इसका डेरिवेटिव करोगे तो अगला भी सेम उसी तरीके से हो जाएगा, डी एन माइनस वन टाइम करो, देखो मैंने ये तो एक ही बार किया था ना, अगर मैं इसी का दोबारा डेरिवेटिव करूंगी तो क्या हो जाएगा, इसी का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो हो जाएगा ये जो एन माइनस वन और इसका डेरिवेटिव हो क्या आएगा। तो इसको मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। देखो इसमें ना थोड़ा सा नोट्स में पूरा डीप में नहीं किया हुआ, लेकिन आप इस स्टेप को और भी ओपन कर सकते हो। देखो मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ कैसे ओपन किया हुआ। इसका एक और बार हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। देखो इसका एक और बार करूंगी, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आई एन का, यहाँ आ जाएगा एन माइनस वन डी बाई डी एक्स आई एन माइनस वन, यही आ जाएगा इसका एक बार और डेरिवेटिव करने पे। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर इसी के अंदर मैं एन माइनस वन पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एन की जगह पे एन माइनस वन पुट कर दो तो इधर भी एन की जगह पे एन माइनस वन पुट होगा तो एन माइनस टू बन जाएगा, और यहाँ पे भी एन की जगह पे एन माइनस टू बन जाएगा टोटल। तो ये आंसर आ गया। देखो यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है nth वाले का, n माइनस वन वाले का, ये मैंने आपको सेकंड वाले का बताया। तो ऑब्जर्व करो, अगर सेकंड वाले में n माइनस टू तक गया तो ऐसे n माइनस वन वाले में कहाँ तक जाएगा, n माइनस वन तक जाएगा। जैसे टू वाले में n माइनस टू तक गया है, ऐसे n माइनस वन में यहाँ तक जाएगा, मतलब कहाँ तक चला जाएगा, वन तक चला जाएगा। और देखो वन तक ही गया है, और यहाँ पे भी क्या आ गया, आई वन आ गया। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करके, जैसे मैंने टू वाला निकाला ऐसे मैं थ्री वाला निकालूंगी एक और बार और डेरिवेटिव करके। ऐसे ही अगर हम n माइनस वन टाइम डेरिवेटिव कर देंगे तो हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक और बार और कर दो डेरिवेटिव तो आपको अगला और मिल जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू में डी आई वन बाई डी एक्स, और डी आई वन बाई डी एक्स की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितनी आई थी, एफ ऑफ एक्स। तो वो यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो ये आपके पास क्या निकल के आया, अभी तक nth डेरिवेटिव निकल आया आई एन एक्स का, कितना, n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू में एफ ऑफ एक्स। लेकिन आंसर अभी भी नहीं आया, जो हमें आंसर चाहिए था वो आंसर अभी भी बाकी है। वो आंसर कैसे निकलेगा, हम करेंगे क्या, इस डिफरेंशिएशन वाले का बार बार इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, आप इस फर्स्ट का इंटीग्रेशन कीजिए, जो इक्वेशन निकली है
एक बार इंटीग्रेशन अगर आप करोगे, ये है nth टाइम डेरिवेटिव, तो एक बार अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगी तो एक इंटीग्रेशन से एक डिफरेंशिएशन कैंसिल होगा, तो n-1 टाइम बच जाएगा। तो हमने वही लिखा है कि n-1 टाइम डेरिवेटिव बच गया, n-1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन हो गया a2x fx1 dx1। अब इसी का दोबारा इंटीग्रेशन करो आप, जब दोबारा करोगे तो एक इंटीग्रेशन से एक डिफरेंशिएशन कटेगा, n-2 अभी भी बचेंगे, तो n-2/x की n-2, और यहाँ पे एक और बार इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते चलते जब आप इसका n-2 टाइम और इंटीग्रेशन कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा inx, और यहाँ पे उतने ही इंटीग्रेशन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका आंसर आ चुका है, यही आपको प्रूव करना था। inx क्या था, एक बार आपने माना था, inx की वैल्यू मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, x माइनस xi n-1 f of xi dxi, ये आपने inx माना था, इज इक्वल टू में आंसर आया n-1 का फैक्टोरियल और ये n टाइम इंटीग्रेशन। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि n टाइम इंटीग्रेशन को हम ओपन कर सकते हैं, इसको उधर ले जाओ, 1/n-1 का फैक्टोरियल, एक बार इंटीग्रेशन x माइनस xi n-1 f of xi dxi। तो ये तो प्रूफ की बात होगी। देखो प्रूफ तो आप एक दो बार करके देखोगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा इजिली। मेनली आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि आगे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक जो आपने लैबनीज रूल पढ़ा है, ये दो फॉर्मूले इसका काफी यूज होने वाला है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, अभी फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपको ये डिफरेंशिएशन वाली एक पूरी की पूरी प्रॉब्लम दी गई है, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है। बेसिकली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, जब इनिशियल पॉइंट्स पे वैल्यू दी गई हो पर्टिकुलर, साथ में एक इक्वेशन हो आपके पास, इसको आपको कन्वर्ट करना है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में। मतलब इंटीग्रल वाले की फॉर्म में लेके आओ, डिफरेंशिएशन वाले को कन्वर्ट करो इंटीग्रल इक्वेशन में, इसने ये कहा है। और इसमें साथ में ये भी बताया कि जो ये वाली इक्वेशन है वो वोल्टेरा में कन्वर्ट होएगी, कन्वर्ट करके दिखाओ। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है ना, मतलब जिसकी इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू हो, वो तो कन्वर्ट होती है वोल्टेरा में। और अगर यही आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी होती, मतलब बाउंड्री वाले पॉइंट्स पे वैल्यू दे रखी होती, मान लो y(0) इज इक्वल टू y(1) इज इक्वल टू, दोनों बाउंड्री वाले पॉइंट पे वैल्यू दे रखी होती, तो वो कन्वर्ट होती फ्रेडहोल में। वो अभी जो मैंने आपको बताई नहीं, वो आपको बाद में बताऊंगी अभी मैं सेकंड सेक्शन में। दो ही तरीके के आप पढ़ रहे हो, या तो वोल्टेरा या फ्रेडहोल। तो वोल्टेरा इक्वेशन में कब कन्वर्ट होगी, अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और अगर यही बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती तो किस में कन्वर्ट होगी, फ्रेडहोल में। ठीक है, तो इसको चलो वोल्टेरा में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे ये तीनों इंटीग्रेशन में मिल गई तो मैं इसमें पुट कर दूंगी। तो पहले वाले को हम लेट कर लेते हैं, हमने कंसीडर कर लिया कि d2y/dx² कितना है, phi of x है, लेट कर लिया हमने। ठीक है, अब मुझे चाहिए dy/dx, इसी की हेल्प से कैसे निकालेंगे। देखो अगर मैं इसका एक बार इंटीग्रेशन कर दूं तो यहां से एक बार इंटीग्रेशन करते एक डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, dy/dx। ठीक है, एक्चुअली में जो ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ये इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ओवर 0 to x। लोअर लिमिट आपके पास अब की बार 0 है, जो फिक्स्ड कांस्टेंट हम a लेते थे ना वो 0 है, और जो अपर लिमिट है वो हम x ही लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी वोल्टेरा इक्वेशन हमें बनानी है। वोल्टेरा में हमेशा अपर लिमिट x होती है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको ओवर 0 to x। तो आप इंटीग्रेशन करोगे 0 to x तो क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन से एक डिफरेंशिएशन कैंसिल होगा और लिमिट लग जाएगी 0 to x, लिमिट हो जाएगी 0 to x। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तो हो गया हमारा, ये एक से एक कैंसिल हो गया, dy/dx बचा, जिसमें अपर लिमिट तो x है और लोअर लिमिट 0 है। और ऐसे इधर बन गया इंटीग्रेशन, क्योंकि हम पूरे की इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इधर भी इंटीग्रेशन होगा, इधर भी इंटीग्रेशन होगा। इधर इंटीग्रेशन जब हम लगाएंगे तो 0 to x phi of xi dxi। देखो अगर आप यहाँ पे लिमिट लगा रहे हो 0 to x तो आपको कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हो
इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हो तो हम कांस्टेंट लिखते हैं। इसमें डिफरेंस पता है ना आपको, 11th-12th क्लासेस में आपने पढ़ा था कि दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, या तो डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट। अब जो इसने किया हुआ है बुक वाले ने, उसने इनडेफिनेट अप्लाई किया है, उसने 0 to x इंटीग्रेशन किया तो है, इस साइड तो कर दिया 0 to x, बट साथ में प्लस में एक कांस्टेंट भी ले रखा है, वो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल में। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि dy बाई dx हो गया इंटीग्रेशन से कैंसिल करते ही, एक बार अपर लिमिट x पुट की, एक बार इसी में अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 पुट की हमने, इज इक्वल टू यहाँ हो गया 0 to x फाई ऑफ x dx। ठीक है, अब कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अभी अपर लिमिट जो है वो तो सिंपल हो गया dy बाई dx, लोअर में ये y डैश 0 बना है, क्या y डैश 0 की वैल्यू दे रखी है आपको, 0 दे रखी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 इज इक्वल टू 0 to x फाई x dx। तो ये आप सेम पहुंच चुके हो इसी पॉइंट पे। इसने क्या किया, C1 की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली, ये वाली कंडीशन पुट करके, हमने सीधा ही लोअर लिमिट वाली कंडीशन पुट कर दी है। तो दोनों बातें एक ही है, आपकी मर्जी है जैसे आपको करना हो। तो यहाँ से हमें dy बाई dx का आंसर मिल चुका है 0 to x फाई ऑफ x dx, या फिर नया वेरिएबल ले लो फाई ऑफ xi dxi। देखो ये डमी वेरिएबल होता है, तो कोशिश करना है इसको अलग लो इंटीग्रेशन के लिमिट वाले से, ताकि आगे कंफ्यूजन ना आए। तो हमारा जैसे ही हम इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई करेंगे तो अंदर डमी वेरिएबल बन जाएगा xi वाला, और क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to x चल रही है तो इसको इससे अलग रखना है, इसलिए अंदर हमने एक अलग वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया dy बाई dx 0 to x फाई ऑफ xi dxi। अब क्या करेंगे, अभी y पे तो हम पहुंचे नहीं, अभी भी डिफरेंशिएशन में ही है, हमें तो इंटीग्रल इक्वेशन बनाना है। तो ये काम करते हैं, इसका एक और बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक और बार इंटीग्रेशन करूंगी अगर मैं इसका, तो क्या बन जाएगा, सिंपल y बचेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू y में अपर होगी x और y में लोअर होगी 0। इंटीग्रेशन इसका एक और बार हो जाएगा क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पहले ही इंटीग्रेशन था, एक और इंटीग्रेशन फाई ऑफ xi dxi, यही आएगा। अब y ऑफ 0 की क्या आंसर दे रखा है कुछ, यस y ऑफ 0 आपको दे रखा है 1, तो y ऑफ 0 को यहाँ पे पुट कर दो 1। इधर देखो डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना भी बताया था आपको, मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पे अब 2 है तो 2 के लिए 1 बाय 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया, और अंदर क्या आ जाएगा x माइनस xi की n माइनस 1, n मतलब 2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगी फाई xi dxi। तो एक तरीके से यहाँ पे आ गया y ऑफ x, इसको उधर ले जाओ 1 प्लस इंटीग्रेशन x माइनस xi फाई xi dxi। देखो यही आया होगा y का आंसर 1 प्लस 0 to x माइनस xi फाई xi dxi। तो डबल को सिंगल में इसने भी कन्वर्ट किया है, तभी यहाँ पे x माइनस xi आया है। इसका एक और बार इंटीग्रेशन करते ही यहाँ पे x माइनस xi कैसे आया, इसने डबल को सिंगल में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, मल्टीपल इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, अब आपके तीनों का आंसर आ चुका है, y का भी आ चुका है, dy बाई dx का भी आ चुका है, d2y बाई dx स्क्वायर का भी है। इन तीनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, इस इक्वेशन में मैंने इन तीनों की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये तीनों पुट हो गए, तो यहाँ से फाई ऑफ x का आंसर आ चुका है आपके पास, इसको इधर ले जाओ सारे को। ये एक इंटेग्रल इक्वेशन बन चुकी है आपके पास, जिसमें अननोन फंक्शन क्या है, फाई है आपके पास, फाई इज द अननोन फंक्शन। तो आपने क्या कन्वर्ट कर दिया, इसको वोल्टेरा इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया ऑफ सेकंड काइंड, जिसमें नॉन होमोजीनियस पार्ट भी है। क्लियर हुआ है। एक बार इंटीग्रेट करके फिर दोबारा इंटीग्रेट करके हमने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर उन तीनों वैल्यूज को हमने इसमें पुट किया और हमारा आंसर आ गया। जो आंसर आया आपने वो देख लिया, एक इंटीग्रल इक्वेशन बन गया, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड की। तो इस तरीके से आज आपने ट्राई करके आना है। आपको एक ये प्रॉब्लम दे रखी है, इसको आपको इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करके आना है। आपको ये आंसर दे रखा है, सेम तरीके से प्रोसीड करके। सिमिलरली एक और भी है आपके पास, तो ये 2 क्वेश्चन आपने ट्राई करे हैं। इसके बाद ये 3rd क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, और 4th 4 क्वेश्चन आपके पास इसी के बेस पे है, ये ट्राई करके आना। ठीक है, बाकी का काम हम कल करेंगे इस सेक्शन का। आज थोड़ा सा बेसिक जो इंट्रो है वो आपको क्लियर हो गया होगा।